जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे इकोनॉमिक्स के सीरीज का 23वां वीडियो है और आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आय भाग 2, जिसे इंग्लिश में नेशनल इनकम पार्ट 2 कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जीडीपी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जीडीपी होती क्या है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि नेशनल इनकम को निकालने के 4 तरीके थे, जिसमें जीडीपी प्रमुख था। ठीक है, उसके बाद एनडीपी, उसके बाद है जीएनपी, उसके बाद है एनएनपी। तो आज हम लोग जीडीपी के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा जीडीपी के संबंध में अध्ययन किया था। आज हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्रीय दृष्टि से जीडीपी को कैसे परिभाषित करेंगे। तो जीडीपी अर्थशास्त्रीय भाषा में कहे तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, ये इसको हम लोग यहाँ देश भी ले सकते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था या किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में, ठीक है, टाइम पीरियड कितना है, 1 वर्ष है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ना कि 1 मंथ है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग है जीडीपी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग है जीडीपी। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं जीडीपी का अर्थशास्त्रीय भाषा में कैसे परिभाषित किया गया है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग है जीडीपी। द सम ऑफ फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए इकोनॉमी इन ए ईयर इक्वल टू जीडीपी। इसको और थोड़ा सा समझे, अंतिम मौद्रिक मूल्य को, इसको थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। कोई भी चीज़ का मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो क्वांटिटी में मनी से अप्लाई कर देते हैं तो वो मौद्रिक मूल्य निकल जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि एक साल में 1000 केजी गेहूँ निकल रहा था और उसका मूल्य 20 रुपये था, तो मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य कितना हो जा रहा है, 20,000 रुपये। तो इसी तरह क्वांटिटी में मनी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मौद्रिक मूल्य निकल आता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंतिम मौद्रिक मूल्य का। अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम लोग फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज भी कह सकते हैं, यानी कि बाजार में बिक्रे के लिए वो वस्तु उपलब्ध हो चुकी है। अंतिम मौद्रिक मूल्य में क्या शामिल होगा कि बाजार में बिक्रे के लिए वो वस्तु उपलब्ध हो चुकी है, आप जाइए खरीद लीजिए और उसका उपभोग कर लीजिए। ये अंतिम मौद्रिक मूल्य फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग परिभाषित कर रहे हैं यहाँ पर। यानी कि एक और, इसको और भी एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं कि एक मुर्गी फार्म से एक अंडा लेते हैं, एक मुर्गी फार्म से एक अंडा लेते हैं और ठेले वाला, रेस्टोरेंट वाला आपको बेचता है। तो ये किस चीज़ में आपको कैलकुलेट होगा, अंतिम मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट होगा। लेकिन वहीं केक का दुकान वाला है, केक का दुकान है, तो वो अंडे को केक में मिलाकर, कोई वस्तु में मिलाकर केक बनाएगा अंडे को। तो यहाँ पर क्या होगा, केक में ही वह अंडे का मूल्य को जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर अंतिम मौद्रिक मूल्य केक में शामिल हो रहा है अंडे का। लेकिन अगर कोई ठेले वाला, रेस्टोरेंट वाला है, उसको अंडा बेचना है तो वो सीधे सीधे बेचेगा, आप क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे और उपभोग कर लेंगे। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ तो शामिल, ये समझ लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं कि जीडीपी में शामिल वाले वस्तु जो होती है, वस्तुओं का वैल्यू में बदला जाता है। जो भी वस्तुएं शामिल हुई उसका मूल्य में उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसका मौद्रिक मूल्य क्या होगा जीडीपी में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक चीज़ और कि माँ हमारी जो है घरों में काम करती है, माँ जो घरों में काम करती है, इनकी सेवा को जीडीपी में गणना नहीं की जाती है, क्योंकि इसका मौद्रिक मूल्य हम लोग निकालते ही नहीं है। लेकिन जब वही काम मेड सर्वेंट करती है, ठीक है, मेड सर्वेंट करती है, उसकी आय की गणना जीडीपी में शामिल हो जाती है, क्योंकि इसके बदले हम लोग उसको पे करते हैं। इसकी आय की गणना जरूरी हो जाती है। लेकिन जो हमारी माँ, बहनें या पत्नी या कुछ पति भी होते हैं, घरों में काम करते हैं, उनकी आय की गणना नहीं की जाती है। तो इनकी जीडीपी में गणना नहीं की जाती। लेकिन वही काम अगर मेड सर्वेंट करे, उसके बदले हम उसको पेमेंट करते हैं, तो वो जीडीपी में गणना हो जाती है। इसके अलावा एक शब्द आता है ग्रोथ रेट, वृद्धि दर। ये जीडीपी के साथ ही आता है, जीडीपी के साथ ही आता है। इसको पहले समझते हैं कि मान के चलते हैं कि 5% की दर से जीडीपी में वृद्धि हो रही है। यानी कि एक वर्ष में, यानी पिछले वर्ष में मान के चलते हैं कि जीडीपी 1 लाख थी, अब अगले वर्ष 1,05,000 हो जा रही है, यानी कि 5% में वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि दर अक्सर देखा जाता है कि आने वाले वर्षों में वृद्धि दर कितना होगा, पिछले वर्ष में वृद्धि दर
कितना है इसका अनुमान लगाया जाता है। तो जो जीडीपी के साथ ग्रोथ रेट भी आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस ग्रोथ रेट को अलग अलग संस्थाएं आकलित करते रहती है कि जीडीपी में कितना ग्रोथ होगा इस वर्ष या भविष्य में कितना हो जाएगा, कितने प्रतिशत से जीडीपी में ग्रोथ करेगा। तो आरबीआई अपने हिसाब से निकालती है, वर्ल्ड बैंक, IMF ये अपने हिसाब से जीडीपी का आकलन करती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या भारतीय संस्थाएं जीडीपी का आकलन करती है। इससे क्या होगा जीडीपी के आकलन करने से? तो जीडीपी से निर्णय लेने में बहुत सारी मदद मिलेगी कि आगे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना, कि जीडीपी अगर इस स्तर से बढ़ेगी तो आगे और क्या क्या कदम उठाया जा सकता है। अगर उसके बाद जीडीपी को हम लोग अगर आकलित करते हैं तो हम उस देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को जान सकेंगे कि यहाँ पर कितना निवेश करना चाहिए, निवेश की संभावना का अंदाजा हम लोग लगा सकेंगे। तो ये जीडीपी के आकलन के फायदे होते हैं। अगर जीडीपी के आंकड़े की बात करें तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO इसको जारी करता है। और जो CSO होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। तो भारत में जीडीपी का कैलकुलेशन CSO करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब देखते हैं कि बारी बारी से जीडीपी का आकलन कैसे किया जाता है, ठीक है ना। क्या यह जीडीपी का आकलन करना आसान है? जीडीपी का आकलन करना आसान है? इसको आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है। तो जीडीपी के मापने के 3 तरीके होते हैं। जीडीपी को मापने के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं जीडीपी के। इसमें सबसे पहला आता है आय पद्धति। सबसे पहला कौन सा है? आय पद्धति, ठीक है, आय पद्धति, ठीक है, इसको माइंड में रखिएगा, इनकम मेथड। तो जीडीपी को मापने में 3 तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आय पद्धति, इनकम मेथड, दूसरा है अपना उत्पादन पद्धति, प्रोडक्शन मेथड, और तीसरा है अपना व्यय पद्धति, एक्सपेंडिचर मेथड। आइए इनको तीनों को बारी बारी से देखते हैं। तो ये जो अपना जीडीपी होता है इसको सबसे पहले मापा जाता है आय पद्धति के माध्यम से, जिसे इनकम मेथड कहा जाता है। हम जानते हैं कि उत्पादन के कारकों में 4 चीज़ें शामिल होती है। भूमि, इसके बदले किराया दी जाता है, श्रम, उसके बदले वेतन, पूंजी, इसके बदले ब्याज, और उद्यमिता के बदले लाभ कमाया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि सभी नागरिकों की आय को जोड़ देंगे, तो आय पद्धति के माध्यम से हम उस देश की जीडीपी निकाल सकते हैं। तो उत्पादन के कारकों के मदद से हम लोग आय को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि भूमि के बदले हमें किराया मिलता है, श्रम के बदले वेतन मिलता है, पूंजी के बदले ब्याज मिलता है, और उद्यमिता के बदले लाभ मिलता है। और इन चारों को अगर जोड़ देते हैं तो किसी देश की आय निकल आती है, किसी देश की आय निकल आती है, और यही जीडीपी कहलाता है। तो आय पद्धति के माध्यम से पूरे देश की जीडीपी निकाली जाती है, और जीडीपी मापने का ये पहला तरीका हुआ। अब जीडीपी मापने का दूसरा तरीका है उत्पादन पद्धति, जो कि हम लोग पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं, प्रोडक्शन मेथड। इसमें क्या होता है कि वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि एक वर्ष में एक देश में केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। 1000 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो रहा है, जिसका मूल्य 20 रुपये है, और 20 रुपये प्रति केजी है। और उसके बाद चावल का उत्पादन हो रहा है, उसका मूल्य 30 रुपये प्रति केजी है, और टोटल हम लोग कितना निकाले थे? 50,000 जोड़कर, ठीक है। तो ये पूरे देश की जीडीपी थी। इसी को हम लोग उत्पादन पद्धति कहते हैं। यानी कि एक वर्ष के दौरान किसी भी देश में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनको आप जोड़ देते हैं, उसे हम उत्पादन पद्धति करते हैं। और जोड़ने के बाद जो आंकड़ा आता है उसे उस देश का जीडीपी कहते हैं। जैसे यहाँ पर 50,000 आया था। इसे हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, मूल्य संवर्धित पद्धति भी कहते हैं। मूल्य संवर्धित पद्धति का मतलब क्या होगा कि एक लकड़ी है, एक लकड़ी की कीमत हो गया आपका 100 रुपया, लेकिन कोई कलाकार है और अपनी कलाकारी के माध्यम से उस लकड़ी को मूर्ति के रूप में ढाल देता है, जिसकी मूल्य हो जाती है 500 रुपये। मूर्ति के मूल्य कितने हो जाती है? 500 रुपये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वैल्यू एडेड हो रहा है, मूल्य संवर्धन हो रहा है। 100 से कितना हो गया? 500। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, और रॉ मटेरियल कहाँ से मंगा रहा है? चाइना से मंगा रहा है, ठीक है, चाइना से मंगा रहा है। तो चाइना से जो इसने माल रॉ मटेरियल मंगाया उसका मूल्य था 100 रुपये, लेकिन ये कंपनी इस रॉ मटेरियल का यूज करके 500 रुपये की मूल्य का दवा बना दे रही है। तो यहाँ पर
कितना प्रोडक्शन किया गया, 400 रुपये का प्रोडक्शन किया गया, क्योंकि 100 रुपये तो हम लोग चाइना भेज चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये भारत में की ही लकड़ी थी और यहाँ पर 500 रुपये का प्रोडक्शन किया जा रहा है, यानी कि उत्पादन किया जा रहा है, और यहाँ 400 रुपये का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये उत्पादन पद्धति हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसे मूल्य संवर्धित पद्धति भी कहते हैं। तो उत्पादन पद्धति को मूल्य संवर्धन पद्धति क्यों कहते हैं, ये आप लोग समझ लिए, ठीक है। इसके अलावा और भी समझते हैं व्यय पद्धति क्या होता है जीडीपी कैलकुलेशन का। ये तीसरा पद्धति होगा व्यय पद्धति, जिसे एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जीडीपी राष्ट्रीय आय है, जिसका पता हम प्रोडक्शन के जरिए लगाते हैं, और प्रोडक्शन होगा तो उसका उपभोग भी होगा, यानी कि उस देश की कुल जनसंख्या कितनी उस वस्तु का उपभोग कर रही है जो उत्पादित हो रही है। उसके बाद देखेंगे कि वो व्यक्ति यानी कि उस देश की जनसंख्या कितना निवेश कर रही है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसके अलावा कुल सरकारी व्यय को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ उत्पादित करते हैं उस पर टैक्स लगाया जाता है, चाहे उसके बाद जीएसटी के माध्यम से लगाया जाए, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से, और सरकार के पास ये पैसा जाती है तो सरकार इस चीज़ का व्यय भी करती है। उसके बाद शुद्ध निर्यात कितना है, यानी कि x माइनस m कितना है। मान के चलते हैं कि 100 रुपये का हम लोग बाहर भेजते हैं, निर्यात करते हैं, 100 रुपये का हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 रुपये का हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, और 80 रुपये का हम लोग बाहर से निर्यात कर रहे हैं। तो यानी कि 20 रुपये शुद्ध निर्यात हो गया, यानी कि इसको भी हम लोग जोड़ देंगे, और ये इसको जोड़ेंगे तो हमारी जीडीपी हमारे सामने दिखाई देने लगेगी। तो ये विश्व में सबसे विश्वसनीय मेथड कहा जाता है, विश्व में सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड इसको कहा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जीडीपी वार्षिक आय हो रहा है, और ये जो व्यय पद्धति एक्सपेंडिचर मेथड है विश्व में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि ये वास्तविकता के नज़दीक है। तो व्यय पद्धति में क्या शामिल है कि जीडीपी क्या होता है कि राष्ट्रीय आय होता है, जिसका पता हम लोग प्रोडक्शन के माध्यम से लगाते हैं, और प्रोडक्शन होगा तो उसका उपभोग होगा ही होगा। तो उस देश की कुल जनसंख्या कितना वस्तुओं का उपभोग कर रही है, और उपभोग के बाद उसके पास जो आय बच रहा है उसका कितना निवेश कर रही है। उसके बाद सरकार जो टैक्स लगाती है तो सरकार के पास पैसे जाएगा, उस पैसे का वो सरकार कितना व्यय कर रही है। और शुद्ध निर्यात, यानी कि अगर मान लिया 100 रुपये का हम लोग बाहर निर्यात कर रहे हैं और 80 रुपये का आयात कर रहे हैं, तो यहाँ पर शुद्ध निर्यात कितना हो जाएगा, 20 रुपये। तो 20 रुपये इसको इसमें ऐड कर देंगे, और इन चारों को अगर जोड़ देते हैं तो हमें व्यय पद्धति के माध्यम से जीडीपी हमें दिखाई देता है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा अपनाई जाने वाली पद्धति है जीडीपी कैलकुलेशन में, क्योंकि यह वास्तविकता के नज़दीक है। तो इसको सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है व्यय पद्धति को। तो ये 3 चीज़ें हुई जीडीपी के कैलकुलेशन में। और अब देखते हैं कि जीडीपी में क्या शामिल नहीं किया जाता है। तो जो सेकेंड हैंड वस्तु का विक्रय है जीडीपी में शामिल नहीं होता है। मान लिया कोई मकान है, नया मकान है, अगर उस मकान को अगर बेचा जा रहा है तो वो तो शामिल हो जाएगा जीडीपी में, लेकिन अगर कुछ वर्षों के बाद इस मकान को बेचा जाता है तो ये सेकेंड हैंड हो जाएगा, और इसमें उत्पादन नहीं हो रहा है तो इसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, जिसमें सब्सिडी शामिल होती है, जिसे अनुदान कहते हैं। कल्याणकारी कार्यक्रम हो गया, जिसमें वृद्धा पेंशन हो गया, हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ों पर जो पैसा खर्च किया जाता है, इसमें गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन नहीं हो रहा है तो इसको शामिल नहीं किया जाता है जीडीपी में। सामाजिक सुरक्षा पर जो व्यय किया जाता है इसको भी शामिल नहीं किया जाता है। विकलांगों के लिए जो चीज़ किया जा रहा है वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि इन पर किया गया व्यय गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन नहीं कर रहा है। उसके अलावा कैपिटल गेन, शेयर खरीदना और शेयर बेचना जिससे लाभ प्राप्त होता है, जीडीपी में शामिल नहीं होगा। अवैध व्यापार, जिसके अंतर्गत मादक पदार्थों की तस्करी होती है, जिसमें पैसे का लेन देन होता है, ये भी जीडीपी में शामिल नहीं होगा। तो जीडीपी में क्या शामिल नहीं होगा ये आप लोग समझ लिया है। इसके अलावा 2 टर्म को हम लोग समझते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी 2 प्रकार की होती है, सांकेतिक जिसे इंग्लिश में नॉमिनल कहते हैं, ठीक है, और दूसरी होती है वास्तविक रियल जीडीपी। तो इनको थोड़ा सा समझते हैं और सरकार कैसे घालमेल करती है, सरकार के घालमेल को समझते हैं। सरकार की घालमेल को समझने के लिए हम लोग 2 टर्म नॉर्मल जीडीपी सरकार के घालमेल को समझने के लिए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को समझते हैं कि सरकार कैसे आंकड़ों में हेर फेर करती है। तो जो नॉमिनल जीडीपी होती है ये मैथमेटिकल टूल पर आधारित होती है और इसकी ही बात सरकार करती है, लेकिन जो रियल जीडीपी होती है ये वास्तविक जीडीपी होती है, मूल्य के हिसाब से होती है और जिसकी बात हम लोग नहीं करते हैं और यही काम की होती है। इसको
समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक देश है और एक वर्ष में केवल 1000 किलो गेहूं का उत्पादन करता है और उस गेहूं का मूल्य है 20 रुपये प्रति केजी। तो आपको नजर आएगा कि कुल जीडीपी कितना होगा, 20,000 रुपया। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरे वर्ष क्या हुआ कि 1000 ही केजी गेहूं का उत्पादन हुआ, लेकिन महंगाई के कारण उस गेहूं का मूल्य हो जाता है 25 रुपये प्रति केजी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25,000 रुपये का आपका जीडीपी आपको नजर आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर उत्पादन समान रहा लेकिन जीडीपी में वृद्धि हुआ क्योंकि कीमतों में वृद्धि हुआ था। तो यहाँ पर वृद्धि दर कितना हो गया, 25% का वृद्धि दर नजर आ रहा है, जो कि नॉमिनल जीडीपी है। क्या है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है। इसे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कहते हैं कि उत्पादन सेम रहा लेकिन जीडीपी में वृद्धि दिखाई दे रहा है। यहाँ जीडीपी में वृद्धि कीमतें में बढ़ने से हुआ है और कीमतों में बढ़ना ही महंगाई कहलाता है। तो यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया, 25% हमें दिखाई दे रहा है कि वृद्धि हुआ है। तो रियल जीडीपी क्या हो गया, तो नॉमिनल जो जीडीपी है, मान लिया जीडीपी नॉमिनल कितना है 25% और इन्फ्लेशन कितना था, यानी कि महंगाई दर 25%, तो रियल जीडीपी यहाँ 0% होगा। तो देख रहे हैं सरकार महंगाई बढ़ने को आंकड़ों को दिखाकर कहती है कि हमारी जीडीपी में वृद्धि हो रहा है। तो राष्ट्रीय आय में कोई वृद्धि नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ 0% में वृद्धि हुआ है। केवल महंगाई बढ़ने से हमें जीडीपी के आंकड़े में वृद्धि दिख रहा है। तो भाई वास्तविक जीडीपी क्या होता है, तो रियल जीडीपी क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं एक और आंकड़े से। अगर उत्पादन में वृद्धि हो रहा है तो वास्तविक रूप में जीडीपी में वृद्धि हो रहा है। तो पिछले वर्ष मान के चलते हैं, इसी एग्जाम्पल को और समझते हैं, खाली पेज पर समझते हैं इसको कि रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी को समझने के लिए, रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी को समझने के लिए लेते हैं। अगर उत्पादन में वृद्धि हुआ है तो वास्तविक रूप में जीडीपी में वृद्धि हुआ है। जो पिछला वर्ष है वहाँ पर 1000 केजी हुआ है गेहूं का उत्पादन हुआ और 20 रुपये उसका मूल्य है, तो इसका कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये इसका जीडीपी हो जाएगा। फिर अगले वर्ष देखते हैं कि गेहूं का उत्पादन 1250 केजी हो गया और सेम रहा 20 रुपये, महंगाई में कोई वृद्धि नहीं हुआ, मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुआ, तो इसका मूल्य कितना होगा, 25,000 रुपये। ठीक है, ये जीडीपी हो गया। तो रियल जीडीपी कितना हो जाएगा कि नॉमिनल ग्रोथ कितना हुआ है, नॉमिनल ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा कितना, 25% का। ठीक है, 25% और महंगाई कितना हो गया, 0% का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सांकेतिक माइनस महंगाई कर देंगे, महंगाई कितना होगा, 0%। तो आपके सामने वास्तविक जीडीपी नजर आ जाएगा, वास्तविक जीडीपी नजर आएगा। तो वास्तविक जीडीपी कितना होगा, 25% का, यहाँ 25%। वास्तविक रूप में हम रियल जीडीपी को ही भोगते हैं, नॉमिनल जीडीपी को नहीं भोगते हैं, आंकड़ों में वृद्धि को हम लोग नहीं भोगते हैं, वास्तविक रूप में हम इन्हीं चीज़ों को भोगते हैं। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी, ये सामान्य सी बात है, ये हर देश में होता है। अगर महंगाई एक लिमिट से ज़्यादा होती है इसके दुष्परिणाम हमें दिखाई देने लगते हैं और रियल और नॉमिनल जीडीपी को लेकर सरकार हेर फेर करने लगती है। जीडीपी तो अगर बढ़ी है परंतु महंगाई बढ़ने के कारण हमारे जीवन स्तर को प्राप्त होने वाला सुख नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, महंगाई को भी सरकार क्या कहती है और आरबीआई कहती है कि जीडीपी में वृद्धि हो रहा है तो महंगाई को भी नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जीडीपी बढ़ने से अगर महंगाई भी बढ़ रही है तो हमारे जीवन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो वस्तु 1 लाख रुपये हमारा वेतन है और उतना ही कमा रहे हैं और अगर 1,10,000 भी हो जा रहा है तो हम लोग उतना ही वस्तुओं का भोग करेंगे, क्योंकि महंगाई के कारण 1,10,000 और 1 लाख के बराबर हो जा रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ महंगाई नियंत्रण पर भी जोर देती है। तो ये जीडीपी सांकेतिक हो गया और वास्तविक हो गया। अब हम लोग कल हम लोग तीन चीज़ों की चर्चा करेंगे। आज तो हम लोगों ने जीडीपी का अच्छे से परिभाषित कर लिया, कल हम लोग एनडीपी की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की चर्चा करेंगे और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो जी राष्ट्रीय आय के मापने में जीडीपी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसका चर्चा हम लोग डिटेल आज इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज भर इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग इन 3 चीज़ों की चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय आय को निकालने के तरीकों को समझेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।